हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th मैथ के सभी फार्मूले बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपके जितने भी चैप्टर हैं, सभी के एक-एक फार्मूले आपको इस वीडियो में आज मिलने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं सबसे पहला जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखिए पहला है चैप्टर पहला का देखिए क्लास 10th ऑल फार्मूले देखिए पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेयिका यहाँ पर होना चाहिए प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यों और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और जीरो से आर क्या है रिमाइंडर है, आर जीरो से क्या होगा या तो बराबर होगा जीरो के या तो जीरो से बड़ा होगा और बी भाजक है। भाजक देखिए जी आर से बड़ा होगा रिमाइंडर से बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा, क्या होगा इसके बराबर होगा। तो देखिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF देखिए यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए HCF ए बी मतलब कोई संख्या यहाँ पर दी रहेगी और एलसीएम ए कॉमा बी। तो HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी। देखिए परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो देखिए ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पी व क्यू सह अभाज्य किसे कहते हैं? सह ऐसी संख्या को कहते हैं जो मतलब जिनका फैक्टर करने पर वो उनका मतलब जिनका फैक्टर किया जाए, ऐसी संख्या जिनका फैक्टर ना किया जाए उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, सह संख्या कहते हैं। को प्राइम नंबर यहाँ पर देखिए जैसे 2 और 3 क्यों का मान देखिए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों का मान यदि जीरो है तो वह प्राइम परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आवर्ती देखिए शांत दशमलव प्रसार होता है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरीके से होता है, या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। देखिए अशांत दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या आती है और अशांत दशमलव प्रसार में आवर्ती और अनावर्ती। जैसे आवर्ती 3.44 मतलब संख्या रिपीट हो दशमलव के बाद, अनावर्ती मतलब 1.2 3 4 5 7 मतलब संख्या रिपीट ना हो, उसे अनावर्ती कहते हैं। देखिए और आगे देखिए दिया गया है परिमेय संख्या पी बाई क्यू का दशमलव प्रसार शांत दशमलव कहलाता है यदि क्यू के लिए गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का हो, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का हो। क्यों जो है 2 के पावर n और 5 पावर n के रूप तभी वह शांत दशमलव कहलाएगा, नहीं तो शांत दशमलव नहीं कहलाएगा। अंश हर में 2 हो, 2 के पावर n और 5 पावर n हो, मतलब 2 के पावर कुछ भी हो और 5 पावर कुछ भी हो, यह दो संख्या अगर उपस्थित हैं हर में तब तो वह शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। देखिए अब अगले देखिए दूसरा क्या है। देखिए दूसरा है देखिए परिमेय संख्या पी बाई क्यू का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि क्यू के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का ना हो। मतलब कि यह इसका मतलब कि हर जो है 2 के पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का ना हो तो वह क्या अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब देखिए बहुलक चैप्टर दूसरा देखिए बहुलक आ गया। बहुलक px के रूप में होता है। px बराबर को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहुलक की घात बहुलक px में x की उच्चतम घात px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की घात क्या होगी? 2 होगी। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? x की उच्चतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 2x x प्लस 5 ये क्या है? x पावर 1 है। जैसे x प्लस 5 इसके पावर 1 इसकी उच्चतम घात कितनी है? 1 ये क्या है? रैखिक बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? x की उच्चतम घात 2 हो, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 या 6 कुछ भी कर दें। देखिए इसकी घात 2 है, इसकी उच्चतम घात क्या है? 2 है। तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी 3 घात हो, जैसे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 वो क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। जिसकी सबसे उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए किसी बहुपद के शून्याङ्कों एवं गुणांकों में संबंध यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्याङ्क अल्फा एवं बीटा है तो इसके शून्याङ्क क्या है? अल्फा एवं बीटा है तो शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। जैसे देखिए ए यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए यहाँ पर देखिए यहाँ पर है। देखिए ए जो है माइनस बी बाई ए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब देखिए दिया गया है अगला देखिए तीसरा, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा दिए हो तो बहुपद एक्स स्क्वायर। देखिए यह प्रश्न ये जो फार्मूला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यदि देखिए जब यदि बहुलक के शून्यक अल्फा व बीटा दिए हों तब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिससे आपको क्या समीकरण आपको मिल जाएगा, एक बहुपद मिल जाएगा बहुपद। देखिए अब देखिए यदि पी एक्स व क्यू एक्स कोई दो बहुपद हैं जहाँ क्यू एक्स डज नॉट जीरो दो बहुपद हैं। देखिए दो बहुपद हैं देखिए दो बहुपद हो तो हम बहुपद क्यू एक्स और
आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर। देखिए जैसे सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही वाला सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और देखिए यहाँ पर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, समूह, युग्म मतलब समूह। देखिए वह समीकरण जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। देखिए सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं, सरल रेखा को एक निरूपित करते हैं। देखिए यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण ए एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 हो तो देखिए यदि कहीं पर ये काटते हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे को कहीं पर काटते हैं तो प्रतिच्छेद रेखाएं उन्हें कहते हैं। यदि एक के ऊपर एक हो जाते हैं तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। यदि एक एक के समांतर हो जाती हैं, तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए समांतर हो गई ये और एक दूसरे को यह काट रही हैं तो इन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं, संगत रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं अद्वितीय हल होने की शर्त, ये प्रतिच्छेद रेखाएं जो होती हैं उन्हें उनका जो हल होता है अद्वितीय हल होता है। देखिए A1 अपान A2, देखिए A1 A2 बराबर B1 अपान B2 A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संगत युग्म अपरिमित रूप से। देखिए संपाती रेखाएं जो होती हैं अपरिमित रूप से इनके जो होती हैं अनेक हल होते हैं, क्योंकि देखिए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 होते हैं। ये समांतर रेखाएं असंगत युग्म तो इनके जो होते हैं कोई हल नहीं होते हैं। देखिए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट C1 अपान C2 होते हैं। देखिए अब अगला देखिए आगे आगे क्या दिया गया है। देखिए नाव से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। देखिए इसे भी इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में चल रहा है। देखिए ये रोज इस दिशा में बना हुआ है और नदी जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसी दिशा में बह रही है। तो नाव की धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और यदि नाव x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में चल रही है और नदी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में बह रही है तो नाव की धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये विरोध कर रही है, नाव की जो है नदी जो बह रही है विरोध कर रही है तो ये घट जाएगी। और देखिए एक ही दिशा में बह रहे हैं तो ये क्या होगी, जुड़ जाएंगे। 40 की क्या होगी, जुड़ जाएगी। और एक सूत्र जानते हैं आप, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी अपान समय। इस सूत्र से आप समय, दूरी और चाल निकाल सकते हैं। देखिए द्विघात समीकरण देखिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य ना हो तो, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए जो लगा है इसे गुणांक कहते हैं। जो यक्स के पहले लिखा हुआ है ये गुणांक है, यक्स के पहले ये गुणांक है। देखिए यक्स का मान यदि शून्य हो जाएगा तो इस समीकरण का मान, इसका मान शून्य हो जाएगा। तो यह एक्स स्क्वायर मतलब कि दो घात समीकरण नहीं कहलाएगा। द्विघात समीकरण के शून्यक द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। देखिए द्विघात समीकरण के शून्यक द्विघात बराबर होता है द्विघात समीकरण के मूल, शून्यक और मूल एक ही होते हैं, ठीक। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की निम्नलिखित 3 विधियाँ। देखिए गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघात सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र देखिए क्या है, श्रीधराचार्य का सूत्र। देखिए यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखिए हल इसका क्या होगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए इसका सूत्र एक और होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। डी अपान 2a कैसे हुआ, देखिए डी बराबर होता है विविक्तर, इसे कहते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे विविक्तर कहते हैं। तो देखिए डी के दर पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर है, यहाँ पर हम डी रख देंगे। यदि डी का मान दिया हुआ नहीं तो हम डी निकालेंगे, डी का मान यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे। देखिए मूलों की प्रकृति, देखिए मूलों की प्रकृति क्या है, दो भिन्न वास्तविक हल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक हल होंगे। कितने हल होंगे, 2 हल होंगे, वो भी किस तरह होंगे, वास्तविक होंगे। अब देखिए अगला देखिए दो समान, देखिए अब यदि दो समान वास्तविक हल होंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, यदि इसका मान 0 के बराबर होगा तो इसके दो समान वास्तविक हल होंगे, कोई वास्तविक हल नहीं होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोट होगा तो कोई वास्तविक हल नहीं होंगे। देखिए अब समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी आ जाएगी। अब समांतर श्रेणी देखिए ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d डॉट डॉट। देखिए सूत्र का निगमन कर दिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी। देखिए ए हमने लिख लिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब कि देखिए डी मतलब सार्वंतर जो होता है एन माइनस वन इंटू डी।
देखिए यह संख्या बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, डॉट 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 कहाँ पर जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अंतिम पद जो होगा। देखिए ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, तो देखिए डी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री। देखिए डी मतलब सार्वंतर निकालना हो तो यनवा पद अंतिम पद, देखिए यनवा पद अंतिम पद यल यल या ए एन, यल मतलब लास्ट टर्म या ए एन से लिखते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस मतलब क्या होता है, सम, सम किसका, सम नंबर का, नंबर मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का सम क्या होगा, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए या एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, जब लास्ट टर्म दिया हो तो उसे हम एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल से लिखते हैं। देखिए अब निर्देशांक चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। देखिए दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र कैसे देखिए निकालते हैं। देखिए यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए सूत्र है दूरी का सूत्र, पी क्यू बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। देखिए ये दो दो पी बिंदु, देखिए पी और क्यों दो बिंदु दिए गए हैं, इसके निर्देशांक एक्स वन और वाई वन है और इसके निर्देशांक एक्स टू और वाई टू है। तो देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यह दूरी का सूत्र हो जाएगा। देखिए खंड सूत्र किसे, देखिए खंड सूत्र इसका क्या होगा, जब बीच में आर जब दिया गया हो, देखिए दो बिंदु पी क्यू और बीच में आर हो, इसे यम वन और यम टू के दो अनुपात में विभाजित किया गया, तो बिंदु आर के निर्देशांक यम वन अनुपात थे, यम वन एक्स टू प्लस यम टू एक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू। और देखिए यम टू प्लस वाई वन प्लस यम वन वाई टू अपान यम वन प्लस यम टू, दो निर्देशांक आर पर ज्ञात करने के लिए। अब अगला देखिए आगे, देखिए मध्य बिंदु का सूत्र, जब इस मध्य बिंदु को जब इस पर जब निर्देशांक ज्ञात करना हो तब देखिए सूत्र क्या होगा, मध्य बिंदु आर के निर्देशांक एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू, वाई वन प्लस वाई टू अपान टू, मतलब दो देखिए निर्देशांक ए दो निर्देशांक दिए गए हैं ये। अब इनकी सहायता देखिए एक्स वन प्लस एक्स टू और यहाँ पर वाई वन प्लस वाई टू, इन दोनों के बटे में तो लगा दिया गया है, यहाँ जब इन्हें माल करेंगे तो यहाँ का निर्देशांक आ जाएगा आर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। देखिए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। देखिए देखिए कैसे ज्ञात किया जाए। देखिए हमने त्रिभुज एक बना दिया, देखिए ऐसे एक त्रिभुज बनाया, फिर इस त्रिभुज को हमने नाम दिया, देखिए वाई वन इसे नाम दिया, वाई टू इसे नाम दिया, इसे हमने वाई वन वाई थ्री नाम दिया, देखिए वाई टू दो तीन, और देखिए इसे हम वाई वन दिया। देखिए यहाँ से देखिए वाई वन वाई टू वाई थ्री। अब देखिए हम कहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे वाई टू माइनस वाई थ्री। देखिए पहले हम एक्स वन एक्स टू, देखिए एक्स वन फिर कुछ गैप करके प्लस एक्स टू, फिर कुछ गैप करके प्लस एक्स थ्री लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर यहाँ से हम इधर चलेंगे, वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन। देखिए हमने ऐसे चला, अब देखिए वाई वन, देखिए यहाँ पर वाई वन माइनस वाई टू, इस तरह से सूत्र आप निकाल सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब देखिए आगे है संरेखता की शर्त। देखिए यदि कोई तीन बिंदु संरेख है, मतलब एक ही सीधी रेखा में, तो उनका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जीरो होगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी, इनसे जो होगा त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात यह भी चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। देखिए इसे साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा, इसे कॉस थीटा और इसे टेन थीटा, और इसी का उल्टा कर देंगे तो हम इसे कहेंगे कॉसेक थीटा, और इसी का जब उल्टा के ऊपर चला जाएगा, देखिए देखिए लाल बटे कक्का, अब इसी का हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, के ए कक्का अपान लाल। देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और क्या ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण मतलब ए अपॉन के, और देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब यल अपॉन ए। अब कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब मतलब ए अपॉन, देखिए आधार बटे लंब कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये देखिए कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब देखिए सेक थीटा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, देखिए सेक थीटा है कर्ण बटे आधार। अब देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, देखिए कर्ण बटे लंब, ए कॉसेक थीटा हो गया। अब देखिए आगे देखिए थीटा के सामने की हमेशा, थीटा के सामने वाली हमेशा जो ए होती है, थीटा के सामने की हमेशा ये क्या होता है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। और ये 90 अंश का कोण, ये इसके सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब कि बराबर एक होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, और वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर ए प्लस बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। और देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी का उल्टा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, इसी का अपोजिट टेन थीटा का अपोजिट। अब देखिए आगे देखिए,
देखिए हम आपको त्रिकोणमिति के जो ये मान निकालने हैं, इन्हें हम आज आपको ऐसे तरीके से बताने वाला हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए पहले इसे देख लीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? cos थीटा। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? 1/cos थीटा। देखिए tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है? 1/cot थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा का अपोजिट cot थीटा होता है। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा और cos थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो देखिए अब देखिए इसका हम मान कैसे निकालेंगे? साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा का मान, टैन थीटा का देखिए हम एक ही वैल्यू से देखिए हम कैसे हम निकालते हैं। पहले देखिए जीरो से है तो यहाँ से हम देखिए जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हमने जीरो, यहाँ पर लिखा हमने एक, यहाँ पर हमने लिखा दो, यहाँ पर हमने लिखा तीन, यहाँ पर हमने लिखा चार। देखिए सबके बटे में चार लगा दीजिए आप, सबके बटे में चार 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 चार। अब इस पे अब रूट लगा दीजिए आप, इस पे रूट लगा दीजिए, इस पे रूट लगा दीजिए आप। देखिए इसे हल करेंगे, चार जीरो जा जीरो, इसका जो उत्तर आएगा क्या होगा? जीरो होगा। और ये जो आएगा देखिए एक एक कम एक। देखिए एक का वर्ग क्या होता है? वर्गमूल एक होगा। चार का वर्गमूल दो होगा, 1/2। देखिए दो एक कम दो, दो दूना चार, एक का वर्गमूल एक, दो का वर्गमूल नहीं होगा, 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए √3/4, √3 का वर्गमूल ये नहीं होगा, टू चार का वर्गमूल दो। देखिए रूट इससे इससे कट जाएगा, इसका जो होगा एक होगा। तो देखिए साइन जीरो अंश का मान जीरो, साइन जीरो अंश का मान जीरो, साइन 30 अंश का मान 1/2। हमने जो निकाला वही रख दे रहे हैं। साइन 45 अंश का मान 1/√2। देखिए साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान एक होगा। देखिए अब यहाँ से देखिए जीरो कॉस थीटा है, कॉस थीटा अब इधर से हम लेकर आएंगे, इधर से लिखते जाएंगे एक, √3/2, 1/√2, 1/2, जीरो। अब देखिए tan थीटा किससे कैसे निकालेंगे? इसी का हम भाग दे देंगे इसमें, 1 का भाग जीरो में देंगे तो 1 जीरो जाए जीरो। देखिए जीरो में हम एक से भाग देंगे, जीरो में हम एक से भाग देंगे तो यहाँ हमने एक संख्या लिखा जीरो, जीरो हमने लिखा, हमने जीरो से इसमें गुणा किया, 1 जीरो जाए जीरो, तो जीरो आ गया। तो कितनी बार गया? जीरो। हमने यहाँ पर एक लिख देता तो एक एक कम एक, एक आ जाता तो हमने यहाँ पर जीरो माना, तो जीरो यहाँ पर होगा। देखिए 1/√2, देखिए 1/2 है और 1/√3/2 है, इसके पूरे बटे √3/2 है। देखिए 1/2 ऐसे लिख लीजिए, इंटू ये जो ऊपर है ये ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे, इससे ये कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब देखिए इससे इसमें ये देखिए दोनों मिल रहे हैं तो ये आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे, भाग देंगे, तो इसका जो होगा एक होगा। क्या होगा? एक होगा। अब देखिए ये √3 और /2 और 1/2, देखिए इससे ए कट जाएगा और इसमें क्या बचेगा? √3 बचेगा। 1 से जीरो, जीरो मतलब कि एक से भाग देना है हमें जीरो में, जीरो से हमें भाग देना है एक में। हमने यहाँ पर लिखा एक, जीरो एक कम जीरो, हमने लिखा यहाँ पर दो, हमने कहा दो जीरो से जीरो, हमने कहा यहाँ पर लिखा तीन, तीन जीरो से जीरो। तो हमने देखा कि किसी भी संख्या को रखने पर यहाँ पर तीन जीरो आ रहा है और एक नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? अनफाइनाइट है, अपरिभाषित है। अब देखिए टेन थीटा का उल्टा, इसी का उल्टा आप कॉट थीटा निकाल लीजिए। देखिए इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। देखिए जीरो है, जीरो है ना, इसके बटे में एक माना हमने तो ए ऊपर जाएगा, 1/0, 1/0 मतलब जीरो से एक में जीरो से भाग देंगे, अनफाइनाइट। क्या होगा? अनफाइनाइट। अब देखिए √3/1, √3/1 का उल्टा क्या होगा? देखिए √3 ऊपर जाएगा तो √3 हो जाएगा। देखिए 1/√3 है, इसका हमें उल्टा करना है तो ए ऊपर चला जाएगा तो √3/1 हो जाएगा, मतलब कि √3। तो यहाँ पर √3 हमने लिखा, एक का उल्टा मतलब एक ऊपर जाएगा तो एक ही आएगा, √3 1/√3। इसके बटे में एक है ना, तो ये ऊपर जाएगा 1/√3। अनंत मतलब अनफाइनाइट, अनफाइनाइट मतलब कि देखिए इसके बटे में एक है तो इसके बटे में एक है, तो यहाँ ऊपर जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर जब जाएगा तो जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो। आप इसी तरह देखिए, आप एकदम सिंपल देखिए इसका उल्टा इधर से हम लेकर आएंगे, अनंत √3, इसका 1/√3, इसका जीरो। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए यदि tan थीटा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा थीटा 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 और थीटा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिकोणमिति के किस किस अनुपात के मान, किस अनुपात के मान आपस में बराबर होते हैं या किस डिग्री के मान आपस में बराबर होते हैं, तो tan थीटा और cot थीटा के मान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और sin थीटा और cos थीटा के मान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वो भी कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। देखिए अब सेक थीटा, सेक थीटा देखिए कैसे, कॉस सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का उल्टा सेक क्या होगा? देखिए कॉस का उल्टा सेक। तो देखिए हमने यहाँ त्रिकोणमिति बना दिया, पूरे त्रिकोणमिति पूरे क्या हो गए? देखिए सेक थीटा का कॉस थीटा का सेक उल्टा कर दिया हमने, इसका यह कर दिया गया, और ये साइन थीटा का हमने उल्टा कर दिया, कॉस थीटा एक हो गया। अब देखिए अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए अगला क्या दिया गया है? अगला दिया साइन 90 - थीटा और कॉस 90 - थीटा। देखिए पहले पूरा एक बार देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, sec थीटा बराबर 1/sec cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। देखिए साइन, देखिए यहाँ पर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा, cos थीटा गलत हो गया। देखिए 1/cos थीटा। या देखिए अब इसके पास सारणी देख लीजिए, मतलब कि इसका जो सारणी देखिए पूरा पूरा विस्तार से आप देखिए,
पूरा हमने 0/4 किया, 1/4 किया, 2/4 किया, 3/4 किया, 4/4 रूट लगा दिया सब पे। हमने हल किया 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 इन सभी मानों से हमने पूरे त्रिकोणमिति के जो हैं रेशियो के पूरे क्या मान निकाल दिया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। देखिए इसी को उल्टा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा देखिए हमने बताया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने बताया tan थीटा को उल्टा कॉट थीटा, साइन थीटा को उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक और कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा। अब देखिए कॉट थीटा बराबर tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक कॉस थीटा होगा कॉस थीटा। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, यहाँ पर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। इन दोनों पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इन दोनों पर क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते ही बनते हैं। देखिए त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या की सहायता से खींचा गया, त्रिज्या की सहायता से खींची गई लाइन क्या कहलाती है, वृत्त पर त्रिज्या की सहायता से खींची गई लाइन क्या है, त्रिज्यखंड। देखिए त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, इसे क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा है अपन, ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो क्या होगा 360, ये पूरा एक दाएं घूमेगा तो क्या होगा 360, तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल इसी में जोड़ दिया हमने। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर है, पाई आर स्क्वायर इसी में हमने जोड़ दिया। देखिए पूरा थीटा 360, थीटा पहले हमने लिखा, इसका मान निकालना है ना हमें, तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए लघु त्रिज्यखंड की लंबाई थीटा अपन 360 2 पाई आर। देखिए थीटा हमने जोड़ा और पूरी क्या है, पूरा एक दाएं में घूमेगा 360 अंश, तो देखिए थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया 2 पाई आर इंटू गुणे में 2 पाई आर किया, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो पूरा दिख रहा है, इसका पूरे का क्षेत्रफल देखिए 360 अपान 360। देखिए पूरे में से हमने एक चक्कर मारा 360 हुआ, 360 अंश में से हमने इस वाले थीटा का मान हमने थीटा घटा दिया, अपन 360 किया और पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया। ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि, परिधि का नाम ली 2 पाई आर, 360 माइनस थीटा पान 360 2 पाई आर, सिर्फ यही रहेगा, बदलेगा क्या ए 2 पाई। देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वृत्त का देखिए वृत्तखंड किसे कहते हैं, देखिए वृत्तखंड सेगमेंट, वृत्तखंड बराबर त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का। देखिए इससे कम ही क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी क्वेश्चन तो इससे बनते हैं त्रिज्यखंड से अधिक। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज की टाइप दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वृत्तखंड आ जाएगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आप देखिए भुजा की लंबाई हमने, देखिए भुजा यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ए है, यहाँ से यहाँ तक की ए। देखिए इसमें हम दो दो क्या करेंगे, दो वर्ग को हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि भुजा की लंबाई मतलब कि एक घन बन जाएगा, घन का निर्माण हो जाएगा। हमने दो वृत्त को आपस में, देखिए इसमें जो ये जाइन खींच दी गई है, इसमें जाइन नहीं खींचा जाएगा। हमने दो वर्ग को आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया, घन बन गया। देखिए भुजा की लंबाई ए है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 ए स्क्वायर। पृष्ठ मतलब कि उसके देखिए आगे पीछे उसमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं, घन में 6 पृष्ठ होते हैं। ए स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर, मतलब कि ए इंटू ए, भुजा का स्क्वायर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर। पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ और 6 ए स्क्वायर भुजा। आयतन क्या होगा, ए क्यूब होगा। आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ए इंटू ए, आयतन क्या होगा, ए क्यूब होगा। अब देखिए आगे देखिए, आगे पूरे चैप्टर को मैं आज इस वीडियो में पूरे चैप्टर का मैंने फार्मूला आपको दूंगा। देखिए घनाफ देखिए, घनाफ आ गया। घनाफ मतलब दो देखिए हमने घनाफ में क्या किया, दो हमने आयत को जोड़ा, दो हमने आयत को जोड़ दिया तो क्या बन गया, घनाभ। दो हमने आयत को जोड़ दिया तो क्या बन गया, घनाभ। देखिए घनाभ, लंबाई क्या है, यल है, और चौड़ाई क्या है, बी ब्रेथ, और ऊंचाई क्या है, एच हाइट। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 LB प्लस BH प्लस HL या LH, और आयतन क्या होगा, LBH। अब देखिए अब बेलन आ जाइए, बेलन देखिए हमने बेलन बनाया, सॉरी रुकिए, देखिए यहाँ पर हमने ऐसे कर दूंगा, ए इसकी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ए आर है। बेलन की क्या है, त्रिज्या है। देखिए बेलन की त्रिज्या क्या है, आर है। ऊंचाई क्या है, एच है। ऊंचाई क्या है, एच है। संपूर्ण पृष्ठीय, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे हम बोलते हैं सी एस। इसका जो ये देखिए घुमावदार ये है, ये जो देखिए ऐसे सीधा है, ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πRH। और देखिए नंबर 3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी ऐसे टोटल, इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखिए
देखिए इसमें हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस देखिए इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हमने जोड़ दिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और प्लस हमने जोड़ा इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए इसके आगे एक एक दो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इस जो एक कर्वदार बना है देखिए वक्रदार घुमावदार, इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया। तो देखिए 2 पाई आर एच में हमने इसे जोड़ दिया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया 2 पाई आर और कोष्ठक में एच प्लस आर हमने जोड़ा और यहाँ पर हमने 2 पाई आर कॉमन लिया, कोष्ठक में एच प्लस आर हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आयतन। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इंटू ए जो है हाइट एच। अब देखिए शंकु, देखिए अब शंकु आ गया। देखिए शंकु, शंकु देखिए हमने ऐसे बनाया शंकु। देखिए किसी भी जो है देखिए शंकु जो है किसी भी बेलन का देखिए तीसरा मतलब कि देखिए हमने किसी भी बेलन का तीसरा हिस्सा होता है। देखिए हमने इसे यहाँ से ए यहाँ हमने लाया और इसको हमने यहाँ किया। देखिए शंकु का निर्माण हुआ कि नहीं, देखिए शंकु का निर्माण हो रहा है। तो ये किसी भी मतलब कि तिहाई कटा हुआ भाग होता है बेलन का। देखिए इसका शंकु का देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो घुमावदार है पाई। देखिए यहाँ पर यच था, वहाँ पर देखिए यहाँ पर यच था तो हमने यच वहाँ यहाँ पर लगाया। देखिए पाई आर एच 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हम देखिए वक्र मतलब सी एच से देखिए पाई आर हमने लिख लिया और ये जो लंबाई है एल इसको हमने गुणा कर दिया। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त का एक क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। आयतन क्या होगा देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगा यहाँ, हाँ ठीक है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब गोला, गोला देखिए गोला, गोला इसे स्फेयर कहते हैं। देखिए गोला इसकी त्रिज्या है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए हमने इसे काट दिया ऐसे 2-4 पार्ट में। देखिए पहले हमने एक पार्ट ए किया फिर दूसरा पार्ट हमने ए किया, 1 2 3 4 4 हमने यहाँ लिखा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दिया गुणा कर दिया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए आयतन क्या होगा, आयतन किसी देखिए ए सभी चारों से एक पार्ट हमने लिया तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब। अब देखिए अगला, अब देखिए अगला देखिए अब अर्धगोला हेमिस्फीयर अर्धगोला। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या क्या है अर्धगोला। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर में हमने अर्धगोला कहा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर इसका जो घुमाव है। देखिए और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का चिन्ह देखिए देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका पाई हमने कॉमन लिया R1 + R2 और यल ये दूरी ए एच है, ए आर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए हमने पाई R1 + R2 कॉमन लिया प्लस यल। देखिए इसमें हम इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल और इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर जोड़ दिया। और आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 एच। अब देखिए अब सांख्यिकी आ जाइए, सांख्यिकी इसका माध्य मीन्स क्या होगा प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि, इसमें देखिए प्रत्यक्ष विधि नंबर 1 क्या है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब यक्स, यक्स के बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यक्स क्या है आंकड़े हैं, यक्स क्या है आंकड़े हैं। सिग्मा एफ क्या है योग है, सिग्मा एफ क्या है योगफल है, योग है। कल्पित माध्य विधि देखिए यक्स के बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या है कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य एफ क्या है बारंबारता है। देखिए पग विचलन विधि यक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। देखिए यू बराबर होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, एच क्या है वर्ग अंतराल है। देखिए अब बहुलक देखिए मॉड बहुलक, बहुलक क्या है यल हमने लिया यल प्लस F1 माइनस एफ जीरो अपॉन 2 F1 माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस F2। देखिए यल क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब सबसे निचली सीमा। यच क्या है वर्ग अंतराल और F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की F1 क्या है बारंबारता। F0 क्या है देखिए बहुलक वर्ग की F1 से पहले वर्ग की बारंबारता मतलब कि बहुलक वर्ग की बारंबारता से पहले वर्ग की बारंबारता। देखिए F2 क्या है F1 के नीचे, F1 के नीचे वर्ग वाले वर्ग का बारंबारता। F1 के नीचे मतलब कि देखिए F1 के नीचे मतलब कि F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता के नीचे, मैं देखा ऊपर मतलब पहले वाले वर्ग का बारंबारता। अब देखिए अब अगला चैप्टर क्या है देखिए अगला देखिए माध्यक है मीडियम मीडियन। देखिए माध्यक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। यदि यन विषम हो तो, यदि जब यन विषम हो मतलब कि यन जब विषम हो तो इसका माध्यक क्या होगा देखिए n+1/2 पद मतलब n+1/2 पद मतलब टर्म मतलब पद n+1/2। अगर यदि n सम हो तो, यदि सम हो तो क्या होगा मतलब कि कुल संख्या आंकड़ों की संख्या क्या हो सम हो और ये विषम हो तो उसके लिए सूत्र बता रहे हैं। यदि n सम हो तो माध्यक क्या होगा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। अब देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ पूरे के बटे में एफ इंटू एच। देखिए यल क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, उसमें जिस तरह उसमें सांख्यिकी में था यल क्या था वो मध्य सीमा थी, निम्न सीमा थी ना। यन क्या है प्रेक्षणों की संख्या, इसे सिग्मा एफ से भी लिखते हैं, सिग्मा मतलब जोड़ होता है। सी एफ क्या है माध्यक वर्ग से ठीक पहले, उसमें क्या था F1 से पहले ठीक पहले और F2 से ठीक बाद। देखिए एफ क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता और एच क्या है वर्ग अंतराल,
एच क्या है, वर्ग अंतराल, और सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है। और देखिए माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध, माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध क्या, देखिए 3 गुणे माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। ये क्या है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्या है इंपॉर्टेंट, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब देखिए अगला प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, अंतिम चैप्टर प्रायिकता। देखिए प्रायिकता पी मतलब क्या होता है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता होने की और प्रायिकता ना होने के, देखिए प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित ना होने की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा एक होती है। घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उस घटना की प्रायिकता शून्य होती है। जो घटित मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी, और इसकी प्रायिकता एक मतलब कि शून्य प्लस एक बराबर एक ही होगा होती है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। अब देखिए अगला देखिए, अब अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए पीई मतलब घटित होने की प्रायिकता एक होती है। देखिए जो ई घटित होने की प्रायिकता है 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी, और 1 के बराबर होगी। ये मतलब कि देखिए जी पीई का जो मान है 1 के बराबर होगा या 1 से छोट होगा। मतलब घटित होने की प्रायिकता 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। देखिए वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने क्लास टेंथ का आल फार्मूला बता दिए, आल फार्मूला बता दिए, जो आपके जो आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होंगे, सहायकदार होंगे, मतलब सहायता करेंगे आप, या इन्हीं पूरे फार्मूलों से आपकी पूरी किताब खत्म। यदि आप एक बार इन सभी यदि एक बार आप मैथ पढ़ेंगे, दोबारा इस फार्मूले को यदि आप पढ़ेंगे, मतलब लगाएंगे, देखेंगे, तो आप मैथ में अच्छे स्कोर करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ।